गुड इवनिंग। लास्ट टॉपिक हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किए हुए थे, है ना? ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का कुछ एग्जांपल्स चलो आज हम लोग जानेंगे, और इससे पहले पावर एक टॉपिक है, ये भी कर लेते हैं। फिर हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जांपल्स कुछ बताया जाएगा। ठीक है। देखो, पावर जो क्लास 9 में भी आप पावर के बारे में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम समझाते हैं। हो गया ना? यस सर। ठीक। देखो, देखोगे क्लास 9 में जो पावर का डेफिनेशन पढ़े हुए थे और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे आप क्या था कि तरह तरह की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे खास तौर पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। तो याद करना, क्लास 9 में पढ़े हुए थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंट। एजेंट कौन होगा? कोई मशीन होगा, कोई आदमी भी हो सकता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है। यदि हम एक बड़ा सा स्टोन या बड़ा सा एक पत्थर नीचे से उठा के हम ऊपर तक ले आए,
और इस काम को करने में मान लो हमें 5 सेकंड लगा, तो हम बोल सकते हैं नीचे से ऊपर तक यदि हम उठाए, वर्क डन हुआ मान लो कि 100 जूल, वर्क डन हुआ 100 जूल, और 5 सेकंड का समय ले रहे हैं नीचे से ऊपर तक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में। तो हम वर्क डन बाय टाइम यदि कर लेते हैं तो 100 जूल बाय 5 सेकंड किए तो आएगा 20 जूल। दैट इज एक सेकंड में कितना वर्क किए, हम एक सेकंड में वर्क किए 20 जूल। इसी को बोलेंगे पावर, कि हमारा पावर कितना है, तो कहेंगे 20 वाट। यदि हम एक सेकंड में 20 जूल का वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब पावर कितना है, 20 वाट। यही है। वर्क कौन करता है, कोई एजेंट होगा, मतलब कोई मशीन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो जितना भी वर्क किया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे इससे, तो हमारे पास 1 सेकंड में जितना वर्क डन होगा ये पता चलेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। दैट इज वर्क डन इन 1 सेकंड। या देखोगे और एक डेफिनेशन लिखा है, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब भी वर्क होता है, जब भी काम होता है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। यदि हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किए, जो एग्जांपल हम लिए थे, एक बड़ा सा स्टोन को यदि हम नीचे से ऊपर तक लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा इंटरनल एनर्जी या मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब स्टोन को एक पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है हाइट के कारण। तो जब भी वर्क डन होता है, इसका मतलब है कि वहां पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ, उसी को हम लोग पावर कहेंगे। दैट इज टोटल एनर्जी ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से भी अब आएगा रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। रेट का मतलब इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड में कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। चूंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पावर का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा और उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे बल्ब, कोई एक बल्ब या एलईडी बल्ब हो, सीएफएल हो, या येलो वाला जो है वो भी हो सकता है। यदि 10 वाट का बल्ब है, पावर ऑफ ए बल्ब इज 10 वाट, इसका मतलब क्या है कि वह एक सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो, बल्ब को एक सेकंड जलने के लिए 10 जूल का एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, है ना। यही है। क्या समझ गए पावर क्या है? यस सर। सर हाँ जी। सर हम मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार, एक बार फिर से समझा सकते हैं पावर? पावर देखो, कोई भी आदमी है या एनिमल है या मशीन है, वर्क डन जो करता है, एक सेकंड में जितना वर्क डन कर रहा है उसी को पावर बोलेंगे। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो एक सेकंड में कितना वर्क डन हुआ वही निकलेगा। 20 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि पावर कितना है, 20 वाट। जब भी वर्क हो रहा होता है, इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये पढ़ लो एक बार, डेफिनेशन पढ़ लो। फॉर्मूला ये है आपके पास, ये तो बस हम एग्जांपल दिए थे, ये हम मिटा रहे हैं। और कहीं पे पढ़ने के बाद कहीं पे दिक्कत है तो बताओ। सबको एक बार पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो, और इसके बाद आप लोग को खुद डिफाइन करना है 1 वर्ड।
वन वर्ड खुद आपको डिफाइन करना है, जिस तरह से डिफाइन करते हैं पहले पढ़ लीजिए, कहीं डाउट है क्या? Sir, when 1 joule of work is done in 1 second, then 1 watt power is used. 1 watt power is used. Then power of the appliance is known as 1 watt. ऐसा बोलो, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई डाउट यहाँ पे किसी को? पावर अभी तक जितना कुछ बताया, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, हम बताएंगे आगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, ये मिटा दें हम। यस सर। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक पावर ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह पे अप्लाई होगा, क्लास 9 में भी पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल फॉर्मूला भी आपके पास आएगा जो सर्किट के लिए ही, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो देखो यहीं से थोड़ा सा फॉर्मूला कुछ अलग ढंग का डेराइव करने वाले हैं। देखो, जब हम हीट का एक्सप्रेशन निकाले हुए थे F = I² RT, तो याद करना हीट किसके लिए लिखे थे? W के लिए लिखे थे, वर्क डन टू मूव द चार्ज। चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया हुआ था? I² RT। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? क्या ये याद है या नहीं है कि हमको बताना होगा फिर से? नो सर, याद है। नो सर, याद है। अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास एक है I² RT। यदि हम इस पे अप्लाई करें, कुछ आपके पास 3 फॉर्मूला आएगा, P = I² R, P = V²/R, ये सेकंड फॉर्मूला है सर्किट के लिए, और P = IV, ये थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, चलो देखते हैं कहां से आया हुआ है पावर। ठीक है, वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन के लिए हम लोग बोल सकते हैं I² RT बाय टाइम। पता चला टी कैंसिल होगा तो पावर का फॉर्मूला आ गया क्या? I² R। पहला एक्सप्रेशन आ गया, P = I² R। फिर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं? I × IV IR, I² के बदले में I × I लिख लेते हैं। और ओम्स लॉ से हमें पता है कि V = क्या होता है? IR। सिंस V = IR, तो IR के बदले में V लिख सकते हैं। तो और एक फॉर्मूला या एक्सप्रेशन आया पावर का, P = IV। थोड़ा सा यदि हम चेंज करें, यदि हम चाहते हैं करंट I को एलिमिनेट करना चाहें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं V/R, और V मल्टीप्लाइड है तो V²/R फिर हो जाएगा। तो फिर से आपके पास आ गया P = V²/R। तो ये 3 एक्सप्रेशन है, और तीनों एक्सप्रेशन को याद करना है। ठीक है, तो ये सर्किट के लिए है। सर्किट में हम लोग जब करंट, रेसिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में से 2 दिया रहेगा, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं एप्लियंस का। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ठीक, बिठा देना। यस सर। देखो,
वन वर्ड का डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देना। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन is 100 watt. What does it mean? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि एक फैन का पावर है 100 वाट या एक बल्ब का पावर है 10 वाट, इसका क्या मतलब बताइए। Anyone? Sir, then the power of the appliance is 100 joule work and sir 100 joule work is done to मतलब सर उसी का पावर हुआ सर 100 joule। फिर से बताओगे? थोड़ा थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। Sir, the appliance had done a work of 100 joule in 1 second। ठीक है। अच्छा देखो, कौन सा वर्क कर रहा है ये बताओ, या बेहतर होगा आप ये बता दो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, कौन सा एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, विच एनर्जी ट्रांसफर इन विच फॉर्म, ये बताओ। कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? Sir, electric energy transformed into wind energy। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू wind energy। विंड एनर्जी नहीं बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फैन रोटेट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी बोलो चलेगा। तो हम कहेंगे कि 100 जूल पावर जब दिया हुआ है 100 वाट, इसका मतलब 100 जूल एक सेकेंड में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप लिख सकते हैं इट रिफर्स दैट द फैन transforms 100 joule of electrical energy into kinetic energy every second। ठीक है, ये कि सर आपका बोर्ड फैन जो है ब्लर आ रहा है बोर्ड। यस सर। Yes, sir. बाकी स्टूडेंट का भी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से प्रॉब्लम है, देखने लायक है कि नहीं, कि बिल्कुल ब्लर है? सर अब ठीक हो गया। सर आप ठीक हो गए सर। ठीक ठीक है, यही लिखे हुए हैं। इट रिफर्स दैट द फैन ट्रांसफॉर्म 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एवरी सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए
मिटा दें? Yes, sir. ये टॉपिक भी क्लास 9 में पढ़ चुके हो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का हम एक बड़ा यूनिट का यूज करते हैं तो कॉमर्शियल यूनिट कहेंगे, और कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। यदि हम लोग जूल में इसका वैल्यू देखना चाहें तो किलो का मतलब होता है 1000, वाट का मीनिंग अभी आपको पता चला, जूल पर सेकेंड है, और आवर का मतलब है 3600 सेकेंड। देखो सेकेंड सेकेंड कैंसल होगा, आप देखो कितना है, 363250, इतना जूल। अच्छा, किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। जैसे बिजली बिल का काउंटिंग जो होता है, ऐसा बोलते हैं या बोलते सुने होंगे, या ऐसा लैंग्वेज आप खुद यूज करते होंगे कि इस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हुआ 50 यूनिट, और 50 यूनिट मान लो कि 6 रुपया का प्राइस एक यूनिट का लग रहा है, तो 50 यूनिट का प्राइस हो जाएगा 6 रुपया का रेट से आप जोड़ लेते हो 300, कि 50 यूनिट इस महीने का बिल होने वाला है या होगा, तो 50 यूनिट का कितना, 50 into 6, 300 रुपीज आपका बिल आएगा। तो 1 यूनिट जो बोलते हैं, 1 यूनिट का मतलब यही है, किलोवाट आवर, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि करें, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे 3.6, और काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, कितने डिजिट के बाद पॉइंट हुआ, 5.16, तो ये होगा। ये किसके लिए है वैल्यू? 1 किलोवाट आवर बोल सकते हो या 1 यूनिट बोल सकते हो, है ना? ये ध्यान देना, किलोवाट आवर, वाट देखने से लगता है कि जैसे ये पावर का यूनिट है, लेकिन ये पावर का यूनिट नहीं है, एनर्जी का यूनिट है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अब कुछ छोटा छोटा टॉपिक और कर लेंगे हम लोग। सर ले लिए। देखो ध्यान देना, जब पावर के बारे में जान चुके हो तो अब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अब अच्छे से आप समझ पाओगे, है ना? देखो ये क्वेश्चन हम समझाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन है, द कॉर्ड ऑफ हीटर डज नॉट ग्लो while the heating element does। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है हीटर से
तो हीटिंग एलिमेंट जो है, मतलब हीटर का जो कॉइल है वो ग्लो करता है, रेड हीटेड हो जाता है, लेकिन ये जो वायर है, वायर ग्लो नहीं करता है या इतना ज्यादा हीटेड नहीं होता है। क्यों? आंसर हम बताए भी थे, याद है क्या? कोई बताना चाहोगे? The resistance of the heating wire is more than the. बिल्कुल सही। हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है ये कहीं ज्यादा होता है, किससे? वायर से या कॉर्ड से। अब देखो, कोई भी हीटिंग एलिमेंट जो है वो ज्यादा पावर का होता है। अब पावर का मतलब आप समझ गए होंगे, लगभग ये 1000 वाट का है, मतलब 1 सेकेंड में उसको 1000 जूल का एनर्जी चाहिए। 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी, तो काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट ये ड्रॉ करेगा। सपोज 10 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ कर रहा है। रेसिस्टेंस जो भी है, हीटिंग एलिमेंट जो बनाया जाता है ये एलॉय का बनाया जाता है, और इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। एक कंपैरिजन के लिए हम बोल रहे हैं, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस एक सिंपल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं समझने के लिए। यदि वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम, तो कॉइल का रेसिस्टेंस 10⁵ ओम। हम कहेंगे कि यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो हीट का फॉर्मूला है I²R। क्योंकि हीटर का जो पावर है वो काफी ज्यादा है, इसलिए काफी ज्यादा यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करेगा। तो 10 एम्पियर का स्क्वायर करो, वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, 1 ओम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 सेकेंड के लिए जानना चाहते हैं, तो आप पता चला कि 100 जूल। फिर यदि हम कॉइल के बारे में यदि देखें तो H=I²R फॉर कॉर्ड। ये कभी न्यूमेरिक वैल्यू ऐसा कभी पूछेगा नहीं, बस समझाने के लिए है ना। फॉर कॉइल, कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 10 का स्क्वायर 10⁵ इंटू 1, पता चला ये 10⁷ जूल होगी। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉर्ड में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपैरिजन में 1 लाख टाइम ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे? कॉइल पे, हीटिंग एलिमेंट पे। जब इतना ज्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, रेड हीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना, कोई भी हीटिंग एलिमेंट यदि है, हीटिंग एलिमेंट का पावर ज्यादा होता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है या ड्रॉ करता है, और वैसे एलिमेंट का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रखा जाता है जहां पे हमें ज्यादा हीट चाहिए। और यही चीज किया जाता है बल्ब के भी साथ, वो येलो वाला बल्ब, उसमें भी क्या होता है, 100 वाट का जैसे बल्ब है, वो 100 वाट का बल्ब आता था पहले। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितना भी आ रहा है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो फिलामेंट है, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। इसका भी रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हीट कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब टंगस्टन से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट होता है और काफी ज्यादा वो ग्लो करता है। ठीक है, यही है, समझ गए क्या रीजन है इस क्वेश्चन का? ओके, यस सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बताए, कॉर्ड ग्लो नहीं करता है, वायर ग्लो करता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी दे देता है, जो टंगस्टन है उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा क्यों होता है, तो जान लो कि रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है इसीलिए वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है।
एक क्वेश्चन ये भी देता है कि जो हीटिंग एलिमेंट है, कोई भी अप्लायंस में हीटिंग एलिमेंट जो है वो खास तौर पर एलॉय का बनाया जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन काफी पूछता So है। because it has high पहला एक resistance and it does not oxidize easily. दूसरा रीजन है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। दूसरा रीजन है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तीसरा रीजन हालांकि मेटल में भी ये कॉमन है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। काफी ज्यादा हीटेड होने के बाद भी ये क्या होता है, मेल्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो इस तरह के एलॉय का बनाया जाता है जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, जिस कारण से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसका मीनिंग समझो अच्छे से। देखो, कोई भी मेटल यदि है, यदि हम लोग आयरन को ही ऐसे ही एक्सपोज रहने देते एयर में, तो वो रिएक्ट करके एयर से, वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको जंग बोलते हैं, की रस्टिंग होगी। ऐसा मैग्नीशियम में भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक लेयर उस पर चढ़ जाता है जिससे उसका शाइनिंग सरफेस जो है वो फेड कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम यहाँ पे मेटल का लगाएंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा। इसीलिए मेटल का हीटिंग एलिमेंट नहीं लगाया जाता है, इसका लगाया जाता है एलॉय। तो खास तौर पर दो मेजर सिग्निफिकेंस है इसका, रेसिस्टेंस हाई होता है और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। बाकी एक पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये भी ठीक है, हालांकि मेटल में भी ये होता है, तो इसलिए यदि ये डिफरेंस देखना चाहो तो ये दोनों होगा, है ना। बाकी तीनों लिखना है, ठीक है। अभी जो जो क्वेश्चन बताए लिखा दें कि लिख लोगे आप लोग? एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन नहीं है, बताओ। माइक म्यूट करने बोले ना, स्क्रीनशॉट आवाज आ रहा है। माइक किन्हीं का ऑन है क्या? आवाज तो यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑफ कर दो। किन्हीं का ऑन है? सर मेरा ऑन हो गया था सर, गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ये कीवर्ड है आंसर करने के लिए, है ना। आंसर लिख दे कि कर लोगे? सर आपका वीडियो सर कुछ दिख ही नहीं रहा सर बोर्ड पे, क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुक जाते हैं, ठीक हो जाए। क्या ठीक दिख रहा है क्या अभी? नो सर। चलो ये मिटाते हैं हम, ये लिखवा देंगे अभी। और एक छोटा टॉपिक हम बता रहे हैं, उसमें बस समझने का है, उसमें ज्यादा हमको लिखने का जरूरत नहीं होगा, तो समझ सकते हो। मौसम खराब है, बस इसी यही रीजन है और कुछ नहीं। देखो, घर में हम लोग जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से, मान लो कि एक फैन है, बल्ब है, हीटर है, टीवी है, फ्रिज है,
ये सारे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए लोड कहा जाता है, लोड। तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देता है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इन अ हाउसहोल्ड। सीरीज कॉम्बिनेशन यदि रखा जाए तो क्या डिमेरिट्स है। तो देखो इसमें क्या क्या डिमेरिट्स आ सकता है। यदि मान लो कि एक बैटरी है 220 वोल्ट का, एक लोड मान लो कि एक बल्ब हम कनेक्ट किए, फिर फैन कनेक्ट किए सीरीज में ही, फिर मान लो कि हीटर कनेक्ट किए, फिर और टीवी कनेक्ट कर दिए, इस तरह का। अब क्या है, क्या क्या डिमेरिट है देखोगे। जब सीरीज में सारा अप्लायंस कनेक्ट है, मतलब करंट एक ही होगा, वायर जब एक ही है तो इसका स्विच भी एक ही होगा, एक साथ ऑन होगा या एक साथ ऑफ होगा। गड़बड़ है, हम फैन ऑन करना चाह रहे हैं तो सारा ऑन हो गया, हीटर भी, फ्रिज भी, बल्ब भी, सारा। मतलब पहला डिमेरिट ये, वी कैन नॉट ऑपरेट द अप्लायंसेस सेपरेटली। यदि हम सेपरेट सेपरेट ऑपरेट करना चाहें, कि अलग अलग ऑन ऑफ करना चाहें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या समझे, पहला डिमेरिट क्या है। यस सर। तो एक बार रिपीट करिए क्या ना। वीडियो अभी ठीक है क्या, बोर्ड क्लियर दिख रहा है। सर वैसा ही है सर। वैसे ही है, अच्छा चलो ठीक है, ये लैंग्वेज आपको सब बस समझ रहा है। पहला हम क्या बोले कि चूंकि एक ही पाथ रहेगा तो स्विच भी एक ही होना है, एक ऑन किए तो सारा ऑन होगा, एक ऑफ किए तो सारा ऑफ होगा। हाँ, 5 यदि अप्लायंस है, यदि अप्लायंस जहां पे है वहीं पे स्विच यदि लगाएंगे, बिल्कुल उसी जगह पे, कि फैन है तो फैन के पास लटकाना पड़ेगा, बल्ब है तो बल्ब के पास एक लटकाना पड़ेगा, तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो रखते हैं, बोर्ड से ही ऑन ऑफ करेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो पहला डिमेरिट है कि इसको हम सेपरेट सेपरेट स्विच नहीं होगा, सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, पहला डिमेरिट। दूसरा, पहला लिख देते हैं, सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ऑपरेट नहीं होगा। दूसरा, यदि एक अप्लायंस खराब हो गया, मान लो कि बल्ब फ्यूज हो गया, फिलामेंट इसका झड़ गया, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, पूरा एक क्लोज्ड सर्किट नहीं बनेगा। एक खराब हुआ तो बाकी सब भी क्या होगा, काम नहीं करेगा। मतलब एक यदि आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, एक खराब, तो ऑल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। एक खराब होने से क्या होगा, सर्किट में और भी जो अप्लायंसेस है वो भी वर्क या फंक्शन में नहीं रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट समझे, सेकंड डिमेरिट समझे। यस सर। थर्ड डिमेरिट, सर सेकंड पॉइंट फिर से बता दीजिए ना। सेकंड पॉइंट देखोगे, हम ये बताए कि यदि एक ही पाथ में, एक ही लाइन में 5 अप्लायंस है, मान लो कि एक अप्लायंस का सर्किट खराब हो गया, अंदर से बल्ब का फिलामेंट टूट के गिर गया, मतलब क्या है कि एक अप्लायंस खराब हुआ, उससे करंट नहीं फ्लो हो सकता था। लेकिन ये सीरीज कनेक्शन है, पूरे पाथ में सर्किट ब्रेक कर गया, तो एक के खराब होने से क्या होगा, बाकी अप्लायंस भी अब काम करना बंद कर देगा। एक फंक्शन में नहीं होगा तो बाकी सब भी आउट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अब समझे, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो, याद करना सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का सम हो जाता था। यदि एक फैन है, इसका रेसिस्टेंस कम है, हीटर है, आप समझ सकते हो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, बल्ब है रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इससे दिक्कत क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होने के कारण
टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब करंट को फ्लो करने में काफी ज्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन ज्यादा होगा या वेस्टेज ऑफ एनर्जी होने वाला है। तो ये सिंपली आप ये बोल सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जो होगा, टोटल रेसिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। तीसरा डिमेरिट की रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक, देखो फोर्थ पॉइंट, करंट सारे अप्लायंस से सेम जाएगा, ये गड़बड़ है। आई सेम होगा सबसे, क्यों गड़बड़ है? देखो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हीटर है, हीटर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, सपोज 10 एम्पियर का करंट चाहिए, और इसी सीरीज कॉम्बिनेशन में टीवी है, वो बहुत कम वाट का है, 100 वाट का है। पता चला इतना ज्यादा करंट जब टीवी पे जाएगा, टीवी के सर्किट पे जाएगा, तो पूरा वो खराब कर देगा, वो कॉइल या उसका जो सर्किट है वो पूरा बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। तो मतलब सेम करंट जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट जाएगा, जिस कारण से कुछ जो अप्लायंसेस है इतना हैवी करंट को बियर नहीं कर पाएगा। ये भी एक डिमेरिट, सेम करंट होगा जिस कारण से कुछ अप्लायंस फंक्शन में नहीं रहे। ठीक है, ये फोर्थ डिमेरिट। बस यही 4 डिमेरिट है सीरीज कॉम्बिनेशन का, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। सर लास्ट वाले वीडियो को अभी फिर भी से समझा दीजिए ना। सर हाँ, वैसा ही देखोगे? है सर वीडियो। ओ चलो ठीक है, और एक ही क्वेश्चन हम समझाएंगे, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे, क्योंकि बोर्ड नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो समझाने वाला जो है, बाकी हम नेक्स्ट ईयर सब लिखवाएंगे। फोर्थ पॉइंट हम ये बोले, याद करना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में हम बताए थे, जब सीरीज में 3 रेसिस्टर्स था तो तीनों रेसिस्टर से सेम करंट पास हुआ था, है ना, करंट सेम होता है। तो यहाँ पे कई अप्लायंसेस यदि है, सीरीज में है तो सब में सेम करंट पास होगा। अब करंट मान लो बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, किसके पावर के अकॉर्डिंग, हीटर के पावर के अकॉर्डिंग, कि हीटर को ज्यादा करंट चाहिए। तो पता चल रहा है हीटर को इतना करंट सप्लाई करना है, करंट इतना जब फ्लो कर रहा है सर्किट से, बहुत लो पावर का जो अप्लायंस है उतना करंट को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्या होगा, उसका कॉइल जल जाएगा। तो सेम करंट होने के कारण क्या होगा कि कुछ अप्लायंस वो काम भी नहीं कर पाएगा। समझे? अब समझे फोर्थ पॉइंट? बोलो। सर यस। ठीक है, इसी का अपोजिट है, दोनों क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। मेरिट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इन ए हाउसहोल्ड। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ये जो 4 पॉइंट है वो बोल देंगे। सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं, जितना भी अप्लायंस होगा उतना लाइव वायर होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, मतलब जहां स्विच ऑन ऑफ वाला जो बोर्ड होता है, मान लो कि 5 अप्लायंस है तो 5 वायर वहां से गया हुआ है, लाइव वायर 5 गया हुआ है, तो 5 स्विच है, अलग अलग हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। पहला मेरिट। ठीक है, जो पिछला डिमेरिट था वही हम लोग अपोजिट कर दिए, नॉट लगा देना है। ओके ना? यस सर। ठीक है, सेकंड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि एक सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो कि एक अप्लायंस खराब भी हो गया तो एक पाथ से करंट नहीं जाएगा, बाकी अप्लायंसेस से करंट जाएगा। मतलब एक के खराब होने से बाकी सब अनअफेक्टिवली उससे करंट फ्लो करेगा। ये दूसरा मेरिट है ना? सर यहाँ पे सर बोलो बोलो। सर मतलब अगर उस जो खराब वाला है उससे अगर करंट नहीं जाएगा तो उस क्वांटिटी का करंट कहाँ जाएगा?
कहीं नहीं जो जाएगा। उसके देखो देखो देखो, जैसे बैटरी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब होता है, मान लो कि एक हम अप्लायंस यूज किए, तो एक अप्लायंस ही करंट ड्रॉ करेगा। दूसरा अप्लायंस जब पैरेलल में ऑन किए हैं, तो ऑन किए तब वहां से करंट ड्रॉ करेगा, नहीं किए तो नहीं करेगा। मतलब वो एनर्जी अभी भी स्टोर्ड है बैटरी में, समझे? यस सर। हाँ, तो एक के खराब हो जाने से बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, टोटल रेसिस्टेंस बहुत कम रहेगा। क्यों? याद करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताए थे, यदि एक रेसिस्टेंस है 1 ओम, दूसरा 100 है, तीसरा 1 लाख है, तो तीनों के कारण कितना रेसिस्टेंस होगा? 1 ओम, 100 ओम और 1 ओम में कितना हो जाएगा? लेस देन 1। लेस देन 1, है ना? याद करना। तो मिनिमम यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा? जो सबसे कम है, मिनिमम है, उससे भी कम हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस सर्किट में क्या होगा? बहुत कम होगा। जिस कारण से जितने भी अप्लायंसेस है, अपने पावर के अकॉर्डिंग करंट वो ड्रॉ करेगा, अपने पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो रेसिस्टेंस यहाँ बहुत कम हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि करंट का वैल्यू क्या होगा? यदि 4 अप्लायंस है, चारों का पावर अलग अलग है, तो चारों में अलग अलग करंट जाएगा। वह अपने पावर के अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ करेगा। तो जिस तरह से उसका पावर है वैसे ही करंट ड्रॉ करेगा, तो सब अच्छे से फंक्शन में रहेगा। ठीक है? तो ये सब मेरिट्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है? ओके, यस सर। अभी भी बोर्ड क्लियर नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, ठीक है, तो आज थोड़ा जल्दी ही छोड़ते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स पूछ पाओगे, क्योंकि सर बोर्ड। एक हाँ सर एक जनरल डाउट था हाँ हाँ, बोलो। कि सर सीरीज सर्किट जब हम लोग बनाते हैं, तो उसमें मान लीजिए हम 3 डीसी मोटर रखे हैं, ठीक है? तो सर उसमें एंड टू एंड अगर कनेक्टेड रहता है वायर, तो सर नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे? मतलब बैटरी के सर फिर से मतलब बैटरी कनेक्ट कर रहे हो? सर मतलब मान लीजिए बैटरी है, 9 वोल्ट का बैटरी है, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। हम एक दो कनेक्टर लिए और पॉजिटिव टर्मिनल को जाके एक डीसी मोटर से कनेक्ट किए, ठीक है? और वो फिर उसी पॉजिटिव डीसी मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे डीसी मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए। तो सर वैसे हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तब। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, बस ये देखना है कि मतलब क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट किए तो नेगेटिव तक आए, इस तरह का एक सर्किट बनना चाहिए। पॉजिटिव से स्टार्ट किए तो फिर खत्म होना चाहिए नेगेटिव तक, इस तरह का बनना चाहिए। इस तरह का कनेक्शन रख रहे हो, वर्क में आएगा। ठीक है, फंक्शन करेगा वो। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट है कि निको? चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यही जितना भी चीजें हम बताए ये लिखवा देंगे। थ्योरी पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन बताए, तो नेक्स्ट क्लास में ये लिखवाएंगे, है ना? और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है, होमवर्क है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। वेलकम।